Welcome students to Synopsis IS. I am Dr. Mohammed Zia and we have arrived to the 25th lecture in our world history series. Or I think this is the most awaited lecture ever. क्योंकि whenever I teach history, most of the students are very much interested कि हिटलर ने क्या किया and how the whole Second World War and everything came up. Nazism is very important to understand क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्न वर्ल्ड में आज के टाइम पे आप देखोगे तो एक not exactly the same but still a similar kind of ideology is being there when we talk about you know ultra nationalism hai ya no, not the patriotic nationalism where you again and again I have told there are various versions of nationalism और आज के टाइम पे स्पेशली जो प्रोपगेट हो रहा है सिर्फ पूरी दुनिया में बेसिकली पूरी दुनिया में आप देखोगे तो एक अल्ट्रा नेशनलिज्म प्रोपगेट होता है हो रहा है इंडीड और कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर पाओगे नाजिज्म से सो लेट अस बिगिन बिफोर दैट दिस इज अबाउट माई सेल्फ माई academics and my experience working experience and today again I thought कि ये जो है सिर्फ पीपीटी मोड से पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है देयर इज अ लॉट मोर टू एक्सप्लेन सो विल बी टीचिंग इट इन अ आई विल बी टीचिंग इट डायरेक्टली सो हम शुरुआत करते हैं इस पूरे प्रोसेस की हम शुरुआत करते हैं नाजिज्म इन जर्मनी से दो एस्पेक्ट हैं एक नाजिज्म को लोगों ने जब फॉलो किया जर्मनी के अंदर और हिटलर को लोग देखने लगे कि यस ही इज द सेवियर अब ये जो है ये सब कुछ बदल के रख देगा क्योंकि हुआ क्या फर्स्ट थिंग so first thing was that after a defeat of Germany in World War One, there was a the public opinion was against the government. क्यों क्योंकि उन्होंने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज थी जिसको लोगों ने डिनाई किया वाज दैट दे साइन ट्रीटी ऑफ वर्साई ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन करना इतना ज़्यादा इफेक्टिव मतलब गलत इम्पैक्ट छोड़ गया लोगों के ऊपर और इसीलिए 1918 में मतलब डिफीट एक डिफीट अपनी जगह थी उसी का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो कैजर विलियम थे कैजर थे आई एम सॉरी उन्होंने अक्टूबर 1918 में प्रिंस मैक्स ऑफ बेडन को चांसलर बनाया there was another new chancellor there was a new chancellor Prince Max of Baden इनको क्या बनाया इनको चांसलर बनाया दैट इनके मतलब just as a part of reform but there was a threat एक्चुअली थ्रेट क्या था थ्रेट था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का A similar kind of revolution was there in Russia और वो देखा जा चुका था कि किस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन ने जो है जो किंग है और जो ज़ारिस्ट रजीम है उसको आउटस्टेट किया एंड that was a threat which everyone was feeling. On the other hand, there was a moderate ideology also which was there in Germany. But moderate leaders, जो moderate ideology के लोग थे, they were unable to solve Germany's power. They were unable to solve Germany's problems. और लोग उनको प्रेफर कर भी नहीं रहे थे मीन्स एज अ कॉमन अगर आप इम्पैक्ट देखोगे तो पीपल वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दोज मॉडरेट लीडर्स और इन सब में क्या होता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी
नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, commonly known as the नाजी पार्टी जो है वो इट राइज टू पावर एंड द वेमार रिपब्लिक जो जर्मनी का था, इट वाज सीन एज वीक, स्पेशली जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि स्पेशली व्हेन दे साइंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल, दिस वाज सीन एज अ वीक, कम्युनिस्ट जो है वो डिमांड कर रहे थे कि देयर शुड बी रेडिकल चेंजेस, और जो कंजर्वेटिव्स थे उनका ये कहना था दैट गवर्नमेंट इज टू लिबरल। और इन सब सिनेरियो में नाजी जो है वो लोगों को एक सॉल्यूशन दिखने लगा कि ये सोशलिज्म मतलब ये एक अजीब किस्म का सोशलिज्म था, ये वो सोशलिज्म नहीं था जो रशिया में था। इन्होंने सोशलिस्ट लिखा तो हुआ था, लेकिन ये जिस हिसाब से लोगों से कह रहे थे कि हम आपको रोजगार देंगे और ऑल दैट राइज इन नेशनलिज्म एंड मेक जर्मनी ग्रेट अगेन, एंड दिस वाज द you know promises that were made by the Nazi party. Now what happened 1923 में फ्रेंच ऑक्यूपाइड रूर वैली। अब रूर वैली जो थी ये एक इम्पॉर्टेंट जर्मन इंडस्ट्रियल एरिया था। वजह ये थी कि जो अगर आपको ट्रीटी ऑफ वर्साई में याद हो कि जर्मनी वाज सपोज टू पे द वॉर रेपरेशंस, और जर्मनी वाज अनेबल टू पे दैट, तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने रूर वैली को ऑक्यूपाई कर लिया। वहां क्या हुआ, जो वर्कर्स थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया, जर्मन वर्कर्स ने, और सरकार ने कहा कि तुम काम मत करो, हम तुम्हें फ्री में पैसे देंगे। मतलब जर्मन सरकार ने जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे थे रूर वैली में, उस इंडस्ट्रियल रीजन में, उनसे कहा कि यू डोंट वर्क फॉर द फ्रेंच ऑक्यूपेंट्स, हम जो है आपको पैसे देते रहेंगे। एंड दैट स्टार्टेड a chain of inflation a chain of inflation which is mainly because of I'm sorry which is mainly because of increased supply of money in the economy, और जर्मनी जो है हाइपर इन्फ्लेशन की मोड में चला गया। हाइपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस दैट इन 1918 नवंबर 1918 लेट्स से one German mark, was equal to 20 pounds. फाइन। और यही जब 1923 की हम बात करते हैं, फरवरी 1923 में, दिस वाज इक्वल टू 1 लाख पाउंड। नाउ दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ वो जो एक सीरीज चेन रिएक्शन शुरू होता है फ्रेंच ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूर वैली से। मतलब बच्चों ने ऑनेस्टली मतलब वर्कर्स को आज जो पैसा मिलता था वो उन्हें आज ही खर्च करना पड़ता था, वरना वो अगले दिन वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं बचेगी। इतना मतलब पर डे जो है उस चीज का वैल्यूएशन जो है, मनी की वैल्यू जो है वो स्पीड से गिर रही थी कि पर डे खत्म हो रही थी। और मतलब सिचुएशन वाज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन भी कहा जाए तो एक बड़ा मतलब छोटा टर्म होगा, पर गैलोपिंग इन्फ्लेशन था। पर डे जो है वो मनी की वैल्यू गिर रही थी। 5 साल में 20 पाउंड से 1 लाख पाउंड तक आ गई, और ये नवंबर 1923 में इसी की वैल्यू करीब 10 करोड़ पाउंड हो जाएगी, 1 करोड़ पाउंड हो जाएगी, आई एम सॉरी। नाउ दिस वाज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब लोगों ने बच्चों ने तो पतंग बना, मतलब देयर आर पिक्चर्स इफ यू सी इन द ऑन द इंटरनेट, यू विल फाइंड कि बच्चे जो है जब जर्मनी में इस तरीके का इन्फ्लेशनरी कंडीशन थी तो उन्होंने करेंसी नोट्स की लिटरली दे मेड काइट्स एंड दे फ्लेव इट। दिस वाज द कंडीशन। अब इन सब में क्या होता है, 1924 में, क्योंकि सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट, गुस्ताव स्ट्रिसमैन जो होते हैं वो एक न्यू करेंसी यूज वो कर देते हैं, एंड दैट वाज रेंटन मार्क। ठीक है, मतलब वो जर्मनी में जो है न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द सिचुएशन, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो है उन्हें अमेरिकन हेल्प मिलती है, यहाँ पे अमेरिकन हेल्प मिलती है, और यहाँ से
सिचुएशन जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू होती है। अमेरिका एक्चुअली इनको 40 मिलियन पाउंड्स देते हैं कि ठीक है आप अपनी सिचुएशन, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, अमेरिका क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि जब अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस को कर्जा दिया हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे, और ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा जब जर्मनी जो है हमें पैसा देगा तभी तो हम आपका पैसा देंगे, तो अमेरिका ने ये सोचा कि वाई टू वाई नॉट टू गेट वन मोर, मतलब एक कर्जदार और क्यों नहीं अपना बढ़ा दिया जाए जिसको कर्जा दिया हुआ हो। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम इधर से तो मतलब हम 40 मिलियन पाउंड इन्हें देंगे और वो ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो हमारे ऊपर वो हमारा रिटर्न करेंगे, एंड दिस इज हाउ अमेरिका केम इनटू द सीन। अब इन सब सिनारियो में देखो, हाइपर इन्फ्लेशन है, करेंसी चेंज हो गई, कर्जा लेना पड़ गया, फ्रेंच ऑक्यूपेंसी हो गई, देयर आर एन नंबर ऑफ इवेंट्स दैट वर हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, and under these circumstances 1923 के आसपास, this was the time period when rise of Adolf Hitler। अब यहाँ हिटलर आते हैं, हिटलर यहाँ से सीन में आएगा। हिटलर 1923 में 1923 में हिटलर क्या करते हैं, he made an attempt to seize power। 1923 में वो क्या करते हैं, he made an attempt to seize power, लेकिन he failed and he got arrested, और उसी प्रिजन में he wrote his autobiography मीन काम्फ, दैट इज माय स्ट्रगल। और बेसिकली ये जो मीन काम्फ है, इनका स्ट्रगल मतलब हिटलर ने अपना स्ट्रगल तो बताया, लेकिन हिटलर ने दो चीजें उसमें लिखी। उसमें हिटलर ने नाजी आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन किया, और ही आउटलाइन द कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर वन। उसने दो चीजें, नाजी आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन किया, दैट वाज व्हाट वाज नाजी आइडियोलॉजी, देयर आर टू थिंग्स हियर। सो नाजी आइडियोलॉजी में उसने क्या बताया, उसने बताया दैट व्हाट वाज दिस एक्सट्रीम नेशनलिज्म, फाइन, he talked about anti-Semitism। What is anti-Semitism? Anti-Semitism means hostile behavior against or towards Jews, or German a superior, he called them a master race, not even race। तो ये रेसिज्म कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। जैसे हमने देखा फैसिज्म में नेशनलिज्म था, लेकिन जब उसी फैसिज्म में नेशनलिज्म, उसी नेशनलिज्म के या जो अल्ट्रा नेशनलिज्म की हम बात कर रहे हैं, उसमें जब रेसिज्म का एलिमेंट इंक्लूड कर दिया जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हमने नाजिज्म कहा। कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर, सबसे पहले उसने कहा मार्क्सिस्ट, फिर उसने कहा ज्यूज, देन करप्ट पॉलिटिशियंस, एट लास्ट उसने कहा बिजनेस लीडर्स। So these were the causes of defeat of Germany in World War One as per हिटलर। तो दो चीजें हैं उसकी, मतलब अगर आप मीन काम्फ की समरी समझें तो दो चीजें उसने एक्सप्लेन की कि एक, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द आउटलाइन ऑफ नाजी आइडियोलॉजी, एंड सेकंड कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन में क्यों हारा। अब सवाल ये है कि जब ये ऐसी बातें कर रहा था, सी यहाँ पे कहीं भी जर्मनी को, मतलब यहाँ कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि हम रिकंस्ट्रक्शन की बात है, डेवलपमेंट की बात है, इक्वालिटी की बात है, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही। बात यहाँ पे क्या हो रही है, नेशनलिज्म की, हेट्रेट की, सुपीरियर रेशियल एक्सप्लेनेशन है, रेशियल रेसिज्म का फेवर हो रहा है। ऑन द अदर हैंड मार्क्सिस्ट और ज्यूइस्ट, मतलब वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट है, जूइश लोगों को या एंटीसेमिटिज्म की बातें वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं there was still there's no feeling of reconstruction or development here, a larger feeling is of rebellion feeling कह लो या hatred वाली feeling कह लो, वो चीज है। तो सवाल ये उठता है
that what made Nazi so popular? Now the bigger question is this: ऐसा क्या हुआ कि Nazis were so popular? The first reason to this, that why Nazi was so popular, was that they offered national unity, prosperity, and full employment. उन्होंने कहा नेशनल यूनिटी, हम जर्मनी को जो है वो एक बना देंगे, हम प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, जो भी नॉट सो गुड डेज, बिकॉज जो भी वॉर रेपरेशंस थे उसकी वजह से जर्मनी के हालात सबको पता थे, तो नाजी ने कहा कि नहीं, हम जो है ये सब खत्म करेंगे, वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट प्रॉस्पेरिटी, हम फुल एम्प्लॉयमेंट, हम लोगों को ढेर सारा रोजगार देंगे। सेकेंड, जो उनका बहुत बड़ा प्रॉमिस था जिसने लोगों को बहुत ज्यादा अपीस किया, was that they said that they will overthrow ट्रीटी ऑफ वर्साई। जो सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन था, जो सबसे बड़ा इशू था, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ रिसेंटमेंट था, एक सेंस ऑफ डिसेंट था among the people of the Germany against the government, that they were going to overthrow that treaty of Versailles. So this was there. Then they had their own private army, known as the SS in Germany, or commonly known as the Stormtroopers. और ये जो थे, जो भी मतलब इस नेशनल यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी और इन सब के अगेंस्ट बात करता था, तो उसको डील करने के लिए इनकी प्राइवेट आर्मी थी। ये कह रहे थे कि हम इनसे डील कर लेंगे। इसी दौरान क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज होती है। हिटलर कह रहा था कि बिजनेस लीडर्स जो हैं, जो करप्ट पॉलिटिशियंस है, दे आर द रीजन फॉर द डिफीट ऑफ जर्मनी इन द वर्ल्ड वॉर वन। बट यहाँ पे जो बिजनेस लीडर्स थे, या जो वेल्दी थे, या जो कैपिटलिस्ट थे, जो हम यहाँ कहेंगे कैपिटलिस्ट, या जो वेल्दी नो लोग थे, उन्होंने क्या किया, दे सपोर्टेड नाजी। मतलब एक्चुअली उन्होंने अपीजमेंट वाला, मतलब कि क्यों, क्योंकि उनको डर था कि बिकॉज नाजी वर मार्क्सिस्ट के अगेंस्ट हिटलर की आइडियोलॉजी, तो उन्हें लगा कि यार ये सही है, अगर इनको हम प्रमोट करेंगे तो एटलीस्ट हम ये जो कम्युनिस्ट, या जो मतलब जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है, या जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, हम उसके स्प्रेड से बच जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which actually made the Nazis so powerful, Hitler himself had a very extraordinary और charismatic personality, जिसने नाजिज्म को स्प्रेड करने में पर्सनालिटी ऑफ हिटलर, मतलब ही वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। आप कभी उनकी स्पीचेस सुनोगे ना, ऑल दे आर इन जर्मन, आप विद सबटाइटल्स, और इफ एनीवन ऑफ यू नो जर्मन, दैट्स वेल एंड ग्रेट, यू विल रियलाइज कि हाउ मतलब अलग ही लेवल था। अगर आप एक ऐसे जर्मन की तरह सोचोगे जो परेशान है, जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसका देश जो है वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन से गुजरा हुआ है, जिसके मुल्क ने जो है वो ढेर सारी जिल्लत जो है पिछले एक 10-12 साल में झेली हो, और जब आप हिटलर को सुनोगे ना, आपको लगेगा कि बस यही बंदा है जो हमारी नैया पार लगा सकता है, जो इस देश को बचा सकता है, बाकी सब बकवास है। और इन रियलिटी जितना ह्यूमिलिएशन हिटलर ने जर्मनी को दिया, किसी ने नहीं दिया। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट्स में जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थी, चाहे हॉलोकॉस्ट के, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जो जर्मनी ने किया, या जो नाजीज ने किया, स्पेशली इन द वर्ल्ड वॉर टू, it's still Germans, if you'll find them, they are too much humble even today. Or I have personally met few of the people out there, or they are so humble, they are so humble.
And then I ask, some other person कि ये ऐसे क्यों है? Because no, that what over sweetness जो होती है attitude में, बोले they are so much, even the German of 21st century is so much ashamed of what they did in World War II, that वो आज अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से दिखाना चाहते हैं कि नहीं, वी वेलकम एवरीवन, वी आर, एंड एक्चुअली दे फील सॉरी फॉर दैट. सो दिस इज हाउ. और इन्हीं इन्हीं चीजों में, इसी इस सारे सिनेरियो में जर्मनी में इलेक्शंस होते हैं जुलाई 1932 में. नाजी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मर्ज होती है, और जनवरी 1933 में एक्चुअली पहले जो प्रेसिडेंट हिडनबर्ग थे वो हिटलर को चांसलर नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन हिटलर वाज लाइक बनूंगा तो चांसलर मैं ही बनूंगा, वरना मैं किसी को बनने नहीं दूंगा. सो 1933 जनवरी में हिटलर was appointed as chancellor of Germany by President Hindenburg. Now, what is chancellor here? Chancellor, you can just simply compare the prime minister. Simply the prime minister of Germany. So we had the president, the chancellor, the Weimar, the parliament, and so on. अब एक ऐसा इवेंट होता है क्योंकि ये हिटलर जो था, ये ही वाज अगेंस्ट दिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. ही वाज दिस, वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट था. जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी फरवरी 1933 में, मतलब उसकी चांसलर बनने के ठीक एक महीने बाद क्या होता है, जो रिक्सटैग है, वहां के जो गवर्नमेंट ऑफिस था, जो वहां पे फायर होती है, और वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कराती, वो कुछ कम्युनिस्ट वर्कर्स होते हैं जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो आग लगा देते हैं. बट ही गॉट अ चांस, हिटलर को मौका मिल गया. व्हाट ही डिड, ही बैंड कम्युनिस्ट एंड ऑल अदर पार्टीज. एक्चुअली इसका इम्पैक्ट ये होता है कि मार्च 1933 में हिटलर एक इनेबलिंग एक्ट लाता है. इनेबलिंग एक्ट मीन्स कि जिससे हिटलर अलोन कैन रूल फॉर 4 years, एंड उसको रिक्सटैग को, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, जैसे मतलब उसको किसी से कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज बैंड. मार्च 1933 में सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे हिटलर क्या करता है, बैन लगा देता है, और वो खुद पे एब्सोल्यूट पावर कॉन्फर कर लेता है. अब एक और नहीं, एक ऐसा इवेंट होता है जिसने हिटलर को एब्सोल्यूट जो है वो डिक्टेटर बना दिया. दैट इन अगस्त 1934 प्रेसिडेंट हिडनबर्ग डाइज. और हिटलर क्या करता है, हिटलर दोनों का पोस्ट अज्यूम कर लेता है, यानी कि हिटलर चांसलर प्लस प्रेसिडेंट. और यहाँ पे मतलब दोनों की पावर अज्यूम कर लेता है, मींस ही बिकम्स सुपर पावरफुल, एंड दैट इज वेयर हिटलर कॉल्ड हिमसेल्फ द फ्यूरर. What Hitler called himself? Hitler called himself the Führer, means he is the most. अब ये डिक्टेटरशिप यहाँ से प्रेसिडेंट हिडनबर्ग के बाद कोई दूसरा प्रेसिडेंट नहीं बनता है. जो भी है अब जर्मनी में, जो है वो हिटलर है. अब सवाल ये है कि हिटलर ऐसा क्या करता है जिससे लोग जो है वो रिकंस्ट्रक्शन या जो जो वो प्रोमिसेस जो उसने किए थे वो फुलफिल कैसे करता है. व्हाट डिड हिटलर डिड? फर्स्ट ऑफ ऑल ही बिगेन टू रिबिल्ड मिलिट्री. What he did, he began to rebuild military. अब ये rebuild military से क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. ये rebuild military से क्या हो रहा है? वो जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में था कि जर्मनी कांट हैव मोर देन 1 lakh इन्फेंट्री एंड सो ऑन, देन वो सब, और लोगों को लगता है नहीं, ये वो बंदा है जो फॉरेन पावर के आगे झुकने वाला नहीं है, ये हमारे देश को कुछ ना कुछ अच्छा बना के ही छोड़ेगा. सेकेंड थिंग, he opened up factories to build weapons.
फिर क्या हुआ, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट था, वो जो फ्लो ऑफ मनी रुका हुआ था, या जो जो भी एक इकोनॉमिक कंडीशन बनी हुई थी, उससे चीजें बेहतर होने लगती। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा था, आर्मी बन रही थी, एमिनेशन आ रहा था. Actually, he was preparing for the world war, not exactly the world war, but yes, he was preparing, in this curtain, actually he was preparing to for the revenge, basically. Germans, फिर जो भी देश के खिलाफ बोलेगा, Germans who spoke against Nazism, और मतलब जो भी ये नेशनलिज्म या जो भी ये प्रो कम्युनिज्म की जो बात कर रहा था, they were all arrested, और they were either imprisoned or murdered. और इसमें ये काम कर कौन रहा था, ये स्टॉर्म ट्रूपर्स और जिस्टापो, ये इनकी स्पेशल पुलिस हुआ करती थी. फिर हिटलर ने क्या किया, 1936 में he sent troops to reoccupy, कि वो कभी जो हमने हिस्सा खो दिया था, अब हम उसे reoccupy, मतलब ये एक तरीके से ये प्रोपेगेंडा होता था जो कि आपके नेशनलिज्म को, या जो आपका एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, या जो रेशियल नेशनलिज्म है, उसको फीड करने के लिए, कि वो जो हिस्से हमने खो दिए थे हम उसे reoccupy करेंगे. And whatever reoccupy what that were lost in World War One, कि वो जो सारे जर्मन एरियाज जो है, जो वर्ल्ड वॉर वन में खत्म हो गए, जो वर्ल्ड वॉर वन में दूसरी कंट्रीज को बांट दिए गए थे, दे विल ऑल गेट दैट बैक. फिफ्थ, in this, what happened in 1938, Germany controlled Austria and चेकोस्लोवाकिया. नाउ ये जो एरियाज जो थे, इन सबको जहां जहां जर्मन ज्यादा थे, उन सबको एरिया को उसने क्या किया, इसने रिऑक्यूपाई करना शुरू किया. लेकिन वो चीज जिसकी वजह से एक्चुअली सारी कहानी हिटलर की जो है वो कहना चाहिए कि what he is in famous for, and he is in famous for the 1935 में वो जो ज्यूस के अगेंस्ट उसका रिसेंटमेंट था ना, वो देखता है, द इनफेमस Nuremberg laws, and this whole laws were basically against Jews. क्योंकि उसने क्या कहा था, जब वो वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी के हारने की वजह जो है वो आइडेंटिफाई करता है, तो उसमें सबसे दूसरे नंबर, मार्क्सिस्ट के बाद उसने किसी को बुरा माना, तो वो ज्यूस को बुरा माना. और ये कहा था, ये एक दैट जर्मन्स बिलोंग टू सुपीरियर आर्यन रेस, प्योरिटी ऑफ रेस, और वो सारी चीजें जो है वो he was obsessed with this. तो what were this न्यूरेमबर्ग लॉस? सबसे पहले उसने क्या किया, इसी न्यूरेमबर्ग लॉस के थ्रू जो जर्मन ज्यूस थे उनका स्टेटस चेंज किया. सबसे पहले उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन डिक्लेयर किया, और जर्मन ज्यूस को अब क्या कहा जाने लगा, ज्यूस लिविंग इन जर्मनी. तो जर्मन ज्यूस मतलब वो ज्यूस जो जर्मन थे, उनको क्या कह दिया कि अब ये वो ज्यूस हैं जो जर्मनी में रह रहे हैं. उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ज्यूस जो है जर्मन है. और ये सिर्फ इसने ज्यूस के साथ नहीं किया, जो बच्चे डिफेक्ट के साथ पैदा होते थे उनको, मतलब जो कोई भी परफेक्ट नहीं है, जो कोई भी जिसके अंदर भी उसने जो कहना चाहिए ना, एंथ्रोपोलॉजी पीपल विल टेल बेटर, कि वो जो ह्यूमन रेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो डिफरेंट रेसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तो हिटलर ने कहा कि नहीं, जो इस चीज में नहीं है, जो इस चीज को फॉलो अप नहीं कर रहा है, आई एम सॉरी, इनको सबको कंसंट्रेशन कैंप में भेजे, ज्यूस को भी उसने and what he did, he second thing, so he in this Nuremberg laws, he restricted Jewish life in Germany.
हाउ? सबसे पहले उनका इकोनॉमिक बॉयकॉट किया। जो इनके जो नाजी प्रोपेगेंडा के जो लोग थे क्या करते थे, जूस को जो शॉप्स हैं जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर्स थे उनको मार्क करते थे। प्रोपेगेंडा ये चलता था कि जो है ज्यूज को मतलब उनकी दुकान से आप सामान ना खरीदें, उनके साथ किसी तरीके का इकोनॉमिक रिलेशन ना रखें। Jews, they were they cannot marry non-Jews. This was the law. शादी पे जो है मतलब एक इंटररेशियल, अगर हिटलर की जबान में कहें तो इंटररेशियल शादी पे जो है वो बैन लगा दिया गया। दे कैन नॉट अटेंड और टीच इन स्कूल्स। Fine. They cannot, they were banned from government jobs. They were banned from practicing law or medicine. They were, they could not publish books. क्यों? अब आप ये सोचिए कि इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन जो है वो जर्मन ज्यूस के ऊपर जो है हिटलर ने इम्प्लीमेंट किया। और यही उस तो जो जर्मन थे उनको क्या लगा, दैट वाओ, सच अ ग्रेट पर्सन। उस वक्त के जर्मन्स को, अब नहीं लगता है, उस वक्त के जर्मन्स को लगा दैट व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी ही इज। मतलब ये सिर्फ इंटरनेशनल सिनेरियो में या इंटरनेशनल अरीना में हमको मतलब रिवाइव नहीं कर रहा है, ये तो जर्मन्स की सुपीरियरिटी की बात कर रहा है। ये तो कह रहा है कि जो जर्मन्स के अलावा जो जर्मन नहीं है वो सेकंड ग्रेड का है। ये तो ये कह रहा है कि ठीक है, सिर्फ हम ही गवर्नमेंट जॉब्स में रहेंगे, सिर्फ हम ही लॉ और मेडिसिन जो है वो कर सकते हैं, हम ही स्कूल जा सकते हैं। दे कैन नॉट practice, they cannot teach, they cannot attend school। और मतलब बिल्कुल ज्यूस को जब उसने सेकंड ग्रेड का सिटीजन बना दिया, और जर्मन द नॉन जूइश जर्मन दे वर सो हैप्पी, दे वर सो हैप्पी कि ठीक है, ये बंदा जो है ये कुछ करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन लेना जानता है। बट उन्हें ये नहीं पता था कि इसका रिपरकशन क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। Because this was in 1935. 1938 में एक which is known as the Kristallnacht or the Blood Night, what we call as Jewish community, that was November, write it here, November 8 and 9, 1938, जस्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से कुछ साल भर पहले क्या हुआ, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया, आई एम सॉरी, ऑस्ट्रिया, यहाँ क्या हुआ, जितने भी ज्यूइश कम्युनिटी थी, जितनी भी ज्यूइश कम्युनिटी थी, दैट वर अटैक्ड एंड हिटलर वाज वेरी मच कंजर्वेटिव। मतलब इन्होंने बिल्कुल उस रात, जिसके कारण कत्ल की रात वाली चीज थी, तो वो बना दिया था। तो पूरी जर्मनी में, चाहे ऑस्ट्रिया हो चाहे चेक रिपब्लिक हो, एक साथ सब जगह इन्होंने अपना वेल प्लान मैनर में जितनी ज्यूइश कम्युनिटी थी, सो पीपल वर वेरी मच, क्योंकि वो ट्रेडिशनल की बात करता था। ही वाज अगेंस्ट जैज, हिटलर डिडंट लाइक जैज म्यूजिक, he was against the modern art, he actually glorified German myths भी थे, तो वो जर्मन मैथ्स को ग्लोरीफाई करता था, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट था। और एक्चुअली उसने सिर्फ ज्यूइश नहीं, उसने कैथलिक स्कूल्स भी क्लोज कर दिए थे। हिटलर ने जो क्रिश्चियनिटी को रिप्लेस करने की बात, इवन जर्मन्स वर वेरी मच, दोज हु वर फॉलोइंग हिटलर, दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड कि ये जो ठीक है ना, ये हिटलर की बात है, ये बिल्कुल सही है। अब टेक्निकली ये कहने लगे थे कि हिटलर ही हमारा भगवान है। एंड जो माइथोलॉजी थी, जो जिनका माइथोलॉजी मीन्स विच आर नॉट वेरीफाइड बाय फैक्ट्स, उसका हिटलर जो है गुणगान करता था और सारी चीजें थी। एंड अ पॉइंट केम व्हेन एक्चुअली there was a huge glorification of Germany, and when this feeling was at its peak, so in September the 1st September 1939, मतलब अब देखो मिलिट्री बना ली, आर्मी वगैरह सब ओके है,
अपीजमेंट अपनी पीक पे है, लोगों का नेशनलिज्म का जो बुखार है वो सर चढ़ के बोल रहा है। और 1 सितंबर 1939 को हिटलर क्या करता है, पोलैंड पे अटैक करता है एंड वर्ल्ड वॉर 2 begins. So this is how Nazism rise, the ideology of Hitler, the ideology, how they did that, how they propagated it, or especially the resentment and the feeling against Jews was something which एक्चुअली जो मतलब देखो दो चीजें हैं, एक जब वो आर्मी बिल्ड कर रहा है तो वो इकोनॉमी को अच्छा कर रहा है, वो ट्रीटी ऑफ वर्साई को कर रहा है, तो वो फॉरेन पॉलिसी में अपना खुद का डोमिनेशन दिखा रहा है। वो ज्यूज के अगेंस्ट अगर लॉ बना रहा है तो वो जो जर्मन्स रह रहे हैं उनको एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म मिलता है कि भैया यही है हमारा जो बचाने वाला है, ये सब प्रॉब्लम से वो एक ही बंदा है, वो हिटलर है। और इन सब में जब लोगों का कहना चाहिए कि ये भावनाएं, ये जो एलिमेंट्स थे ये पीक पे थे, तब हिटलर ने क्या किया, पोलैंड पर अटैक किया और यहां से कहानी शुरू होगी वर्ल्ड वॉर 2 की, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।